एसेट को दो तरीके से खरीद सकते हैं। पहला कि आप इस पे जाइए, आप खरीद लीजिए, मतलब डायरेक्ट बाई कीजिए। डायरेक्ट बाई तो ऐसे कोई करता नहीं है, तो क्या करता है कि बैंक के पास जाता है, लोन लेता है और फिर उस लोन अमाउंट से एसेट खरीदता है। एक ये कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप जो बैंक से लोन लिया आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप बैंक के पास ना जाकर कोई लीजिंग कंपनी के पास जाए, लीज फाइनेंसिंग कंपनी के पास, जिसको लीज फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाए। अब लीज फाइनेंसिंग कंपनी के पास जाएंगे तो क्या होगा कि आप इससे एक एसेट लेंगे और आपको बस बदले में लीज से रेंट देना पड़ेगा। इसमें अगर आप खरीदते हैं ना, तो इसमें यह है कि इसका सब रिस्क ओनरशिप सब आप ही पे आ जाता है ट्रांसफ़र। रिस्क ख़राब हो गया तब भी आप ही का हो गया। बट लेसी से अगर लेते हैं, मतलब लीज़ में लेंगे, तो ख़राब हो गया वो सब कुछ तो लीज़, बस आपको रेंट देना पड़ेगा उतना का। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ये देखते हैं कि आपको बैंक से लेना चाहिए या फिर लीज़ लेना चाहिए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है। कैसे करते हैं तो हम लोग आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो के बेसिस पे करते हैं। लाइक अगर मिस्टर एक्स है, वो आपको लोन अगर बैंक दिया तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो आप इंटरेस्ट आउटफ्लो हो रहा है आपका, बट लेसी को लीज रेंट पे करेंगे, लेसर को, तो ये भी आउटफ्लो है। तो आउटफ्लो जिसका कम रहेगा वो हम लोग उसको मतलब वही प्रीफर करेंगे कि बैंक से ले कि लीज से ले। तो यही है बेसिकली लीजिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, तो बैंक से लिया था या लीज से, ये पता करें। अब अगर बैंक से लेते हैं, मतलब आज से डायरेक्ट परचेस करते हैं, तो आपका फ़ायदा ये कि आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे और उसका ओनरशिप रहेगा आपके पास। और अगर आप लीज़ में लेते हैं तो आप डिप्रिसिएशन नहीं, बट वो जो लीज़ रेंट दे रहे हैं उसको आप पीएल में दिखा सकते हैं, जिससे आपका टैक्स बेनिफिट होगा। अब हम लोग कुछ पढ़ेंगे मीनिंग्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे पहले मीनिंग ऑफ लीज़ का, कि लीज़ मतलब होता क्या है। तो लीज़ होता है एग्रीमेंट पर वन पर्सन को लेसर, मतलब जो मिस्टर एक्स था, प्रोवाइडेड एसेट टू अनदर पर्सन को लेसी फॉर, मतलब यहाँ लेसर जो लीजिंग कंपनी था कॉल्ड लेसी फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर लीज टर्म अगेंस्ट सम पीरियोडिक पेमेंट्स को लीज। एग्जाम्पल समझ लीजिए, ये लेसर है जो ओनर है एसेट का, और ये लेसी है जो यूज़र है। ये इसको प्रोवाइड किया एक एसेट 5 साल के लिए, बदले में ये इसको लीज रेंट दे रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। लेसर, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स एसेट टू अनदर पर्सन without transferring its ownership is known as lessor. Lessee, a person who obtains the asset from lessor for a specific period of time to use such asset is known as lessee. Lease term, a period for which lease provided asset to lease lessee is known as lease term or lease rent. A periodical payment given by the lessee to lessor for a specific period of time against use of asset. अब और दो टाइप का होता है, एक है नॉन कैंसिलेबल लीज। नॉन कैंसिलेबल लीज क्या होता है, ये स्पेसिफाइड एसेट के लिए होता है। स्पेसिफाइड एसेट क्या हुआ, समझ लीजिए कोई एक एसेट है जो कि लेसर के पास नहीं है, तो वो जाएगा लेसर खरीदेगा और फिर आएगा। यहाँ देखिए लिखा है एन एसेट विच लेसी हैज स्पेसिफाइड इट इज़ नॉट अ जनरल एसेट सो द लेसर हैज़ टू फर्स्ट बाई इट। पहले लेसर जाएगा खरीदेगा, इफ़ इट डजेंट हैव इट, अगर उसके पास नहीं है तो लेसर पर जाकर खरीदेगा उसको कहते हैं स्पेसिफाइड एसेट। अब अगर समझ लीजिए मैं कोई एसेट किसी से रेंट ले रहा हूँ, वो एसेट उसके पास है नहीं, वो कहीं से और ख़रीद रहा है, तो ऑफकोर्स अब वो चाहेगा ना कि मैं पूरा लीज तम तक करूँ। तो यहीं पे ही नॉन कैंसिलेबल लीज जो है, ये आप लीज लिखा है यहाँ पे, इट इज़ एन एग्रीमेंट अंडर विच लीसी इज़ नॉट एबल टू कैंसिल द एग्रीमेंट। मतलब मैं कैंसिल नहीं कर सकता। कैंसिल क्यों करूँगा भाई, जो लेसर है वो आपके लिए स्पेसिफिकली एक एसेट खरीदा है, तो इसीलिए इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो इसको कहते हैं नॉन कैंसिलेबल लीज। इसी का उल्टा हो गया कैंसिलेबल एग्रीमेंट, जो कैंसिल किया जा सकता है। अब लेवर्स एग्रीमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे एक अच्छा लाइन पता है, व्हेन द लीज एग्रीमेंट ईदर पार्टली और होलली इज फाइनेंस थ्रू द लेसर विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो लेसर था ना, जो यहाँ स्पेसिफिक एसेट खरीद रहा था, समझ लीजिए ये भी कोई बैंक के पास गया, वहाँ से फिर ये खरीद के बैंक के पास गया, बैंक से इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिया, एक एसेट खरीदा और वही एसेट को फिर इसको दे दिया लेसी को। तो इसको कहते हैं हम लोग एक लेवरेज लीज या फिर लेवर्ड लीज। अब उसके बाद हम लोग और थोड़ा पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि करना क्या है हम लोग को इस चैप्टर में। तो जैसे कि इसमें रहेगा कि मिस्टर कोई भी है लेसी, समझ लेसर लेसी बोलता हूँ, लेसी को एक एसेट चाहिए लेसर से। अब दो ऑप्शन है, या तो ये लेसर से लेगा या तो बैंक से लेगा। अब दोनों में से हम जिसका कैश आउटफ्लो कम रहेगा वही हम लोग चूज़ करेंगे। अब कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कैसे होगा, पहले बात करते हैं लीज रेंट के बारे में। मतलब लीज रेंट का कैश आउटफ्लो कैसे होगा। तो अब देखिए समझ लीजिए यहाँ पे एक है 5 साल के लिए लिया, 1 2 3 4
और ये 5, समझिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। मैं यहाँ लीज रेंट भरूँगा, यहाँ भरा लीज रेंट, यहाँ पे दिया लीज रेंट, यहाँ दिया लीज रेंट, यहाँ दिया लीज रेंट। तो ये मान रहा हूँ कि मैं लीज रेंट दे रहा हूँ एट द एंड ऑफ द ईयर। अब अगर मैं एंड ऑफ द ईयर लीज रेंट दे रहा हूँ तो टैक्स बेनिफिट भी एंड ऑफ द ईयर मिलता है। यहाँ टैक्स बेनिफिट मिला, यहाँ टैक्स बेनिफिट, यहाँ टैक्स बेनिफिट, यहाँ टैक्स बेनिफिट, यहाँ टैक्स बेनिफिट। अब यहाँ पे जो नेट आ गया, यहाँ पे भी नेट आया, यहाँ पे भी एक नेट निकला टैक्स बेनिफिट लेस करके। अब हम लोग आउटफ्लो में क्या करते हैं ना कि ये तो प्रेजेंट वैल्यू है, ये 1 साल के एंड में मेरा हमको नेट इतना देना पड़ गया। अब बाकी जो नेट कैश आउटफ्लो हुआ है ना, ये सब का भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि इस प्रेजेंट टाइम पे हमको कितना पैसा देना पड़ जाएगा, कितना मेरा कैश आउटफ्लो होगा अगर मतलब हर साल का प्रेजेंट वैल्यू बना देंगे। कैसे करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, लिखेंगे हम लोग ईयर कितना साल का है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर लिखेंगे कैश आउटफ्लो या फिर लीज रेंट, टैक्स बेनिफिट, नेट कैश आउटफ्लो, फिर यहाँ पे पीवी फैक्टर। एक पीवी फैक्टर होता है, मेनली इन्फ्लेशन ही होता है, समझ लीजिए इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट जो भी आपके पीवी फैक्टर होगा। और फिर ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मुझे पहला साल हुआ, कैश कुछ दिए 10,000, टैक्स बेनिफिट मिला 4,000, नेट कैश किना 6,000। अब पीवी फैक्टर पहले साल का हमेशा 1 होता है तो इसलिए 6। अब वापस अगला दिन 4 10 के दिए, 4 के दिए, 6 के, पर यहाँ पीवी फैक्टर समझ लिया कुछ 10% था तो यहाँ 0.909 हो गया। तो अब इससे इंटू करेंगे। अब ये पीवी फैक्टर का ये कैसे निकलता है वो भी बता देता हूँ। इसमें फॉर्मूला 1/1 + n, n मतलब 8 सॉरी। तो अब अगर 10% का समझ लीजिए पीवी फैक्टर है तो 1/1 + 10% 0.1, तो 1/1.1 और फिर इक्वल टू दबाते रहिएगा तो आते रहेगा आपका नेक्स्ट ईयर करके। अब अगर हर साल का रेंट सेम ही है, मतलब हर साल अगर सेम ही लीज रेंट दे रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 2 ऐसे ना लिख करके सीधा लिखेंगे 1 से लेकर के 5, 10 के, यहाँ 4 के, तो यहाँ नेक्स्ट 6 के हो गया। और अब यहाँ पे हम लोग जो अलग अलग कर रहे थे यहाँ पे सब एक साथ कर दें, मतलब समझिए 1 आ रहा था, फिर 0.9 आ रहा था, फिर 0.8 समथिंग आ रहा था, ये सबको प्लस करके यहाँ पे 3 जो भी आया 3.46 जो भी 5 साल का उसको मिला के इंटू कर देंगे, तो जो टोटल आएगा वो मेरा आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ये हम लोग लीज रेंट का टाइम पे ऐसा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग बाइंग के टाइम पे कैसे करेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ कि अगर बाइंग मतलब लीज रेंट अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं तो कैसे करते हैं। जैसे कि समझिए यहाँ पे है वापस 5 साल, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे लीज रेंट पहला पे कर रहा हूँ, 1 लीज रेंट 2, लीज रेंट 3, लीज रेंट 4 और लीज रेंट 5। यहाँ लास्ट साल में पे नहीं किया क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे कर रहा था। टैक्स बेनिफिट तो एंड ऑफ द ईयर ही मिलेगा। टैक्स बेनिफिट 1, टैक्स बेनिफिट 2, टैक्स बेनिफिट 3, टैक्स बेनिफिट 4 और यहाँ पे भी एक टैक्स बेनिफिट 5 मिल जाएगा क्योंकि एंड ऑफ द ईयर मिलता है टैक्स बेनिफिट। तो इसका टेबल कैसे बनेगा, ईयर या 0 ईयर पे, फिर 1 से लेकर के जो भी 4 तक और लास्ट में 5th ईयर। अब यहाँ पे कैश फ्लो देखेंगे, लीज रेंट यहाँ दी है, यहाँ पे कुछ लीज रेंट दी है, यहाँ पे लीज रेंट दी है, 1 से 4 मान रहा हूँ, हर बार एक ही लीज रेंट पे किया। फिर टैक्स बेनिफिट हुआ, फिर नेट कैश फ्लो, फिर पीवी फैक्टर, पहला साल का पीवी फैक्टर तो 1 हुआ, फिर 1 से लेकर के 4 तक का टोटल पीवी फैक्टर और यहाँ लास्ट 5th नंबर का पीवी फैक्टर जो 5th ईयर में हुआ। फिर इसको इंटू कर देंगे तो जो आएगा वो मेरा फिर वापस आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ेंगे, बाय द वे इसको एडवांस पेमेंट बोलते हैं कि एडवांस में पेमेंट कर दिए। हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग को लीज रेंट नहीं पता है बट हम लोग को पता है कि डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए लिखा है कि सिचुएशन ऐसा है कि लीज रेंट आर टू बी चार्ज इन सच ए मैनर दैट सच लीज रेंट विल प्रोवाइड डिज़ायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब समझ लीजिए यहाँ पे एक है, मैं 50 लाख इन्वेस्ट किया और एक्स रेंट पे कर रहा हूँ, अब एक्स करके जो लीज रेंट पे कर रहा हूँ। तो 50 लाख जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि जो रोज़ एक्स करके जो मैं लीज रेंट पे कर रहा हूँ, ये समझिए नेट लीज रेंट है, टैक्स बेनिफिट उठा के उतना इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 1, पीवी फैक्टर 2 सब मिला के जो क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर होता है, ये मेरा 50 लाख के बराबर है। ये एक्स का वैल्यू ऐसा हो
तो इसको क्या हो जाएगा फिर x इक्वल टू 50 लाख बाई पी फैक्टर 1 पी फैक्टर 2 जो भी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ एसेट बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये मतलब समझिए डिजायर्ड है कि जैसे लीजिंग कंपनी चाह रहा है कि उसमें को 15% का मतलब हो फैक्टर हो, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 15% का तो इंटरेस्ट मानना ही लेना ही चाहिए। तो लीजेंट क्या होगा, तो ऐसे लीजेंट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर है डिसाइड रेट ऑफ रिटर्न। कैसे निकला पता चल गया, 50 लाख से हम लोग इन्वेस्ट किया था, हम लोग चाहते कि 50 लाख उन लोग को पूरा मिल जाए। तो एक्स का तो इंटरेस्ट है, जैसे उस समय क्या कर रहे थे, यहाँ पे भी जो निकाल रहे थे हम लोग ऐसे ही निकाल रहे थे कि लीज रेंट है, टैक्स बेनिफिट माइनस किया इतना, फिर क्यूमुलेटिव से किए तो इतना, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट पता था, टैक्स नेट कैश फ्लो इस बार पता नहीं है, पीवी फैक्टर पता है और ये पता है, तो डिवाइड कर देंगे 50 लाख डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, बस इसमें निकल जाएगा लीज रेंट। अगर समझ लिया तब बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ, तब कैसे निकालेंगे, तब फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट बाई 1 प्लस क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ n माइनस 1 ईयर। इसका ऐसा क्यों निकलता है, सॉरी इसका ऐसा 1 प्लस क्यों होगा, और इसका ऐसा, अब देखिए तो लास्ट ईयर में कर रहे थे, जैसे कि यहाँ पे कर रहे थे क्या, यहाँ एंड में कर रहे थे तो सीधा सीधा सबका निकाल रहे थे, इससे इंटू कर रहे थे, इससे इंटू या क्यूमुलेटिव से टोटल इंटू कर दे रहे थे। बट यहाँ पे जब कर रहे थे तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले 1 किए और फिर टोटल का लिया और लास्ट में एक बच गया था, इसलिए हम लोग यहाँ तो 1 का ऐड कर दिए पहले ही, क्यूमुलेटिव में 1 प्लस पहला ईयर का तो ले लिए ना, तो n माइनस 1 ईयर का लेंगे फिर, बस यही है फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एसेट बाई 1 प्लस क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ n माइनस 1 ईयर। अब मान लीजिए कभी सिचुएशन हुआ कि वेरिएबल मतलब लीज रेंट तो पे करना है वेरिएबल, और एक फिक्स लीज रेंट भी पे करना है। इसका एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि देख लीजिए मिस्टर ए है, उनको 5 साल के लिए चाहिए, फिक्स लीज रेंट 80,000 तो चाहिए ही, और 12% रेवेन्यू पे भी लीज रेंट चाहिए, और ये रेवेन्यू दिया पहला ईयर में 9 लाख लिए, 8 लाख 10 लाख इतना टैक्स रेट और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है, डिस्काउंटिंग रेट लोग पीवी फैक्टर के लिए काम आएगा। तो ऐसे बनाएंगे, देखिए लीज रेंट तो जो मेरा एनुअल है वो ले लिए, 12% रेवेन्यू का भी फिर ले लिए कि कितना कितना होगा, तो मैं टोटल लीज रेंट निकल गया माइनस के टैक्स बेनिफिट। उस समय हम लोग इस तरीके से कर रहे थे, इस बार हम लोग ऐसे कर रहे हैं, टैक्स बेनिफिट नेट कैश फ्लो आया, पीवी फैक्टर से इंटू किया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल और सबको टोटल कर दिया तो आया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये हो गया। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि लीज रेंट एट द एंड ऑफ द ईयर ही पे किया गया है। अब बाइंग ऑप्शन का देखेंगे कि बाइंग ऑप्शन में कैसे करना है। अब बाइंग ऑप्शन में सबसे पहले हम लोग को इंस्टॉलमेंट निकालना पड़ेगा, मतलब अलग अलग इसमें रहेगा, किसी में इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, किसी में निकालना पड़ेगा। अगर निकालना हो तो क्या हुआ, जैसे वहाँ पे लीज रेंट निकाल रहे थे एसेट बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे क्या कर देंगे, लोन अमाउंट कितना लोन लिया डिवाइड बाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट बोरोइंग रेट, वहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट है या बोरोइंग, और ये एंड ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया, तो ये लोन अमाउंट बाई 1 प्लस क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट बोरोइंग रेट फॉर n माइनस 1 ईयर, ये फॉर n ईयर है। तो अब इसका कैसे निकलता है, इसका देखिए सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ तो ईयर रहेगा पहले, फिर रहेगा ओपनिंग बैलेंस, फिर रहेगा इंटरेस्ट, फिर रहेगा इंस्टॉलमेंट, फिर प्रिंसिपल रिपेमेंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस। मान लीजिए पहला ईयर है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख का, 10% इंटरेस्ट दिए 50,000, इंस्टॉलमेंट में क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू, तो मैं मान रहा हूँ 1 लाख का प्रिंसिपल वैल्यू भी दिया तो कितना आ गया 1.5 लाख, ऐसे दिया रहेगा, कभी ये मिसिंग रहेगा, ये कभी ये तो हमेशा पता ही चलेगा, कभी ये मिसिंग रहेगा कभी ये मिसिंग रहेगा, तो हमेशा याद रखिएगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल वैल्यू मिलकर इंस्टॉलमेंट बनता है। तो फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस कैसा आएगा 5 लाख माइनस 1 लाख प्रिंसिपल वैल्यू से, तो 4 लाख, सेकेंड ईयर में 4 लाख, 10% का समझ लीजिए इंटरेस्ट हो रहा है तो 40,000, फिर यहाँ पे 1 लाख रुपये प्रिंसिपल, तो यहाँ 1.4 लाख, तो यहाँ पे वापस 3 लाख, ऐसे करके हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फिर आएगा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट, इसमें क्या हो गया ईयर लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और टैक्स बेनिफिट, समझिए टैक्स बेनिफिट है 50%, मतलब 50% टैक्स लग रहा है, तो पहला ईयर में 50,000 रुपया इंटरेस्ट दिया, उसमें टैक्स बेनिफिट कितना हुआ मेरा 25,000। टैक्स बेनिफिट कैसे होता है, जैसे कि आप पीएल में
यहाँ पे 50,000 डाल दिए थे, तो अब इससे आपका क्या हुआ, 50,000 से आपका प्रॉफिट कम गया। अब प्रॉफिट पर 50% टैक्स देना पड़ रहा था, तो आपका 50% समझ लिया टैक्स कम गया, इसलिए टैक्स बेनिफिट हुआ यहाँ पे। अब हम लोग इसको भी क्यों एज्यूम करते हैं, जैसे वहाँ पे टैक्स बेनिफिट लेस किया था उसके लिए टैक्स बेनिफिट किया। फिर अब देखिए, जैसे कि अब मैं तो बाई किया हूँ तो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे, डिप्रिसिएशन निकालने का SLM बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो रिटर्न डाउन पे भी निकाल सकते हैं। SLM वाला का क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप बाई एस्टिमेटेड फीस। इसका टैक्स बेनिफिट कैसे निकलेगा, जो भी आपका डिप्रिसिएशन आया, अगर SLM पे आया तो हर साल तो सेम ही निकलेगा, डिप्रिसिएशन इनटू और टैक्स रेट आया तो हर साल का टैक्स बेनिफिट सेम निकल गया। अगर WDV पे हुआ तो हर साल जितना डिप्रिसिएशन उतना इनटू टैक्स बेनिफिट से इनटू कर देंगे टैक्स रेट से, तो आपका हर साल का टैक्स बेनिफिट निकल गया। अब है टैक्स बेनिफिट एक्सपेंस इनका, समझिए कोई एक्सपेंस हुआ, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस या कुछ ऐसा एक्सपेंस। अब देखिए एक्सपेंस दो टाइप का हो सकता है, या तो ऐसा एक्सपेंस है जो कि लीज एग्रीमेंट करेंगे तब भी लगेगा, बोरिंग करेंगे तब भी लगेगा, या तो ऐसा कुछ एक्सपेंस है जो कि लीज एग्रीमेंट कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है, खरीद रहे हैं तो लग रहा है। तो अगर जो ऐसा एक्सपेंस है जो दोनों में लग रहा है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो कोई फैक्टर है ही नहीं इंपॉर्टेंट। अगर दोनों में ही लग रहा है पैसा तो उसको हम लोग लेके क्या करेंगे। अगर कुछ ऐसा पैसा जो कि बस एक में लग रहा है, जैसे समझिए कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हो गया, फिर अगर आप खरीद के आ रहे हैं तो आपको इंस्टॉलेशन पेमेंट करना पड़ेगा, बट अगर आप लीज ले रहे हैं तो वो लेसर ही कर देगा, तो इसको हम लोग अमाउंट में लेंगे। इसका कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस का देखेंगे भाई कितना एक्सपेंसेस पे किए हम लोग, पहला साल में, मतलब पहला साल में कितना पे किए ईयर, 1 साल 2 साल के मुझे 10,000, और उसका टैक्स बेनिफिट 50% अगर है 50, तो यहाँ पे 5 के ऐसे करके टैक्स एक्सपेंसेस निकालेंगे। फिर अब एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे। अच्छा एक और चीज़ है, अब हम लोग समझ लीजिए कि स्क्रैप पे इसको बेच दिए, तो इसको कैसे कैलकुलेशन होगा। तो देखिए स्क्रैप वैल्यू वो पहले लिखेंगे कितना का स्क्रैप वैल्यू था, हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे प्लस या माइनस टैक्स एडजस्टमेंट। अब ये कैसे होगा, देखिए समझिए सेल वैल्यू है मेरा 10,000 रुपया और बुक वैल्यू था 5,000 रुपये का, तो 5,000 का प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट था 5,000 का, जब 50% का टैक्स लगा कितना होगा 2.5 के, तो बचा प्रॉफिट 2.5 के ही, तो 2.5 के ही मेरा एक्चुअल प्रॉफिट आया, और स्क्रैप में जितना हम कमाए उतना, तो इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। समझिए स्क्रैप में कितना कमाए थे, 10,000 रुपये का सेल किए थे, ठीक। अब इसमें हमको टैक्स ही भरना पड़ेगा 2.5 के का, टैक्स भरना पड़ेगा ना जी 2.5 के का, तो इसीलिए हम लोग का नेट कैश फ्लो जो आया, तो देखिए यहाँ पे मैं कितना टोटल टैक्स कितना बढ़ा 2.5 के। अब 10,000 रुपये का मुझे भले ही मिला बट 2.5 के टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो कितना 7.5 के ही मेरा एक्चुअल में हमको मतलब फ़ायदा हुआ सेल से। अब समझिए ऐसा ही कुछ है, सेल में किया 10,000 का 10 के का, पर बुक वैल्यू था इसका 20 के, तो मुझे 10 के का लॉस हो गया। इसको प्रॉफिट जो आता है इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर लॉस होता है तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब 10,000 का मुझे लॉस हो गया, अब इस पर 50% का टैक्स था, तो 5,000 मतलब 10 के का तो मैं कमाया, ठीक, 10 के का लॉस हुआ तो मेरा टैक्स 5,000 रुपये से कम भरना पड़ेगा हमको। 10,000 रुपया का लॉस हुआ, उस पर 50% टैक्स है, तो मतलब 5,000 रुपया मुझे कम भरना पड़ा ना टैक्स, तो इसीलिए यहाँ पे 10,000 का तो फ़ायदा हुआ ही, प्लस 5,000 का भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उनको टैक्स कम भरना पड़ा, तो इतनों को ऐड करेगा, टोटल फ़ायदा हमको 15,000 का हुआ। 10,000 का तो हम सेल किए उससे, और उसका बुक वैल्यू था एक्चुअली में 20,000। 10,000 का तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया। अब लॉस 10,000 से आया, 50% टैक्स है, तो 5,000 रुपये हमको टैक्स कम भरना पड़ा, 50% क्योंकि टैक्स रेट है, तो इसलिए 10,000 का तो खरीदे, 5 के का टैक्स बेनिफिट हुआ, टोटल 15,000 का मुनाफा हुआ हमको। अब एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग, कैलकुलेट करने लिखिए टोटल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन ये बाइंग ऑप्शन। इसका कैसे करेंगे, पहले एक लंबा पर्टिकुलर्स, फिर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड सो ऑन। इसमें डालेंगे इंस्टॉलमेंट हम कितना कितना पे किए, फिर इसमें हम लोग करेंगे लेस करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट। अब समझिए यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट है, तो कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट यहाँ पे लिख दिए, यहाँ मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी था इंस्टॉलमेंट, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट जो भी मतलब आउटफ्लो हुआ, उसमें लेस किए टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें फिर लेस किए टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब उसमें एक और चीज़ लास्ट ईयर करेंगे स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू तो एंड ऑफ द लाइफ में होता है, तो इसको हमेशा लास्ट ईयर में ही लेस करेंगे, ये टोटल मतलब ये स्क्रैप वैल्यू प्लस एडजस्टमेंट के बाद इसको लेस करेंगे।
जो भी आएगा उसको करेंगे नेट कैश आउटफ्लो, फिर वही पीवी फैक्टर से टू करेंगे, निकल जाएगा टोटल पीवी फैक्टर, हर तीनों साल का अलग आएगा, फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इन लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले देखेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम लेसी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्या हो गया कि हम कितना लीज रेंट पे कर सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए मेरा लीज रेंट। इससे ज़्यादा अगर लीज रेंट अगर हमको पे करना पड़ जा रहा है तो इससे बेटर है कि हम बाइंग ऑप्शन ले लें। तो ये कैसे पता करेंगे, अब समझ लीजिए कैश आउटफ्लो ऑफ लीजिंग को है इक्वल टू हो जाएगा कैश आउटफ्लो ऑफ बाइंग, ये दोनों इक्वल हो गया, ये हो गया आपका ब्रेक इवन। अब लीज रेट को हम एक्स मान ले रहे हैं तो एक्स कैश आउटफ्लो इक्वल टू इसका जो भी अमाउंट आएगा, तो मतलब हम लोग ये मान लेंगे फिर डिवाइड करके मतलब जो भी करके एक्स का अमाउंट निकालेंगे लीज रेट, मतलब लीज रेट अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इससे बेटर है कि हम बाइंग ऑप्शन ले लें, पर इससे कम हुआ तब इससे बेटर है कि हम लीज लें। इसको निकालने के लिए इसको कहते हैं ब्रेक इवन का। तो हम लोग इसका करेंगे इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 पहले, तो स्टार्ट करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3। तो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 3 में आप एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि है पहले निकालेंगे हम लोग कि इन एनुअल लिखा है इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में कैसे कहा था कि लोन अमाउंट बाई बोरोइंग रेट का क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर, तो लोन अमाउंट थे 3 लाख, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 12% लिखा है क्योंकि अमाउंट इंटरेस्ट, तो आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाई 3.035, तो वैल्यू आ गया 98,847 या 6 जो भी मानना है, यह हो गया मेरा एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे पहले, ईयर, यहाँ रहेगा इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ ओपनिंग बैलेंस, फिर यहाँ इंटरेस्ट, फिर यहाँ रहेगा कैपिटल, यहाँ पे रहेगा इंस्टॉलमेंट, उसके बाद यहाँ रहेगा क्लोजिंग, और फिर यहाँ रहेगा आपका क्लोजिंग। ईयर रखिए 1, ओपनिंग बैलेंस तो मेरा 3 लाख का, अब इंटरेस्ट 3 लाख के ऊपर 12% इंटरेस्ट, 3 लाख इंटू 12% 36,000। अब यहाँ पे तो मैं इंस्टॉलमेंट एक ही पे कर रहा हूँ, एक सेकेंड देखिए इंस्टॉलमेंट में तो एक ही पे कर रहा हूँ 98,847। अब मैं क्या बोला था इंटरेस्ट और ये दोनों को मिला करके ये बनता है, तो 98,847 अगर मेरा इंस्टॉलमेंट है उसमें 36,000 इंटरेस्ट है, तो फिर यहाँ 46, तो फिर कितना आएगा मेरा ये प्रिंसिपल रीपेमेंट 62,846, फिर इसको माइनस कर देंगे इससे तो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 237,154, फिर वापस 237,154, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे 2,845, फिर ऐसे करके फिर इंटरेस्ट, फिर इसका इंस्टॉलमेंट तो वही हो गया, क्लोजिंग बैलेंस फिर आया इसका 70388, ये कैसा है 98,846 को माइनस किया इससे तो फिर ये वैल्यू आ गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला वैल्यू मिला के होता है। फिर क्लोजिंग बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस में इसको माइनस इतना किया, क्लोजिंग में 166766, ऐसे करके निकालेंगे इंटरेस्ट, फिर निकालेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट ईयर का, यहाँ इंटरेस्ट और यहाँ उसका टैक्स बेनिफिट जो भी आया, उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन का निकालेंगे। तो देखिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, 3 लाख का तो है, कोई इसमें स्क्रैप वैल्यू है नहीं, और 4 साल के लिए है, 3 लाख डिवाइड बाई 4 कर दीजिए तो 75,000 डेप्रिसिएशन आया। अब उस पर टैक्स का कितना है 30% का टैक्स, तो 75,000 इंटू 30%, तो 22,500 का आपका आ गया टैक्स बेनिफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। उसके बाद अब हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, इसमें रहेगा पर्टिकुलर्स और ईयर, इसमें फिर हम लोग लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना कितना गया, लेस करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट, फिर लेस करेंगे यहाँ पे हम लोग लेस करेंगे लास्ट में टैक्स बेनिफिट ऑन डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे कुछ स्क्रैप का दिया नहीं, और जनरली जब हम लोग का ये SLM बेसिस पे होता है तो स्क्रैप कुछ बचता ही नहीं है, तो स्क्रैप कुछ देता ही नहीं है। तो फिर इसको माइनस करेंगे, आएगा एक नेट कैश फ्लो, उसमें फिर पीवी फैक्टर से करेंगे। पीवी फैक्टर यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए पीवी फैक्टर यहाँ पे तो 12% वही दिया है इंटरेस्ट का, अब देखिए 12% इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो जब ये पीवी फैक्टर होगा ना, ये जब बोर्डिंग इंटरेस्ट दिया रहेगा, जब बोर्डिंग अमाउंट दिया रहेगा, सीधा बोर्डिंग डिस्काउंटिंग रेट ना देके या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना देख के
लिखा रहेगा बोरोइंग या इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट 12% है, तो हम लोग 12 से माइनस कर देंगे यहाँ 30% जो भी टैक्स है, क्योंकि ये जो 12% आता है इंटरेस्ट वाला, ये क्या होता है, ये तो आपका टैक्स के ऊपर वाला है, मतलब टैक्स से पहले 12% है, तो इसमें लेस कर देंगे टैक्स का रेट। तो 12 माइनस 30% मतलब 8.4% का मेरा डिस्काउंटिंग रेट हो गया। फिर डिस्काउंटिंग रेट से इंटू करेंगे, जो आएगा वैल्यू वो होगा पी वी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। तो ये जो बाइंग का की है, बाइंग का टोटल आएगा 2,26,261 बाइंग का। ये वाला एक बार वापस से समझ लीजिए, अगर आपके पास डिस्काउंटिंग रेट ना हो या फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कुछ इन्फॉर्मेशन ना दिया हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डिस्काउंटिंग रेट ही मानते हैं, या कुछ भी ऐसा ना दिया कि आपको पता चले कि इन्फ्लेशन का क्या रेट है, तो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है, जो भी इंटरेस्ट का रहेगा, अब इंटरेस्ट क्या होता है कि हम लोग टैक्स के बाद, मतलब टैक्स इंटरेस्ट हो जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट वाला अमाउंट हम लोग टैक्स में यूज़ कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे 12% का इंटरेस्ट रहा, उसमें कर दिया माइनस 30% कि हम लोग उसको टैक्स से नीचे लेके आ जाए, और फिर 8.4% का डिस्काउंटिंग रेट हो गया। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा टोटल कैश आउटफ्लो ऑन बाइंग हो गया 2,26,261। अब हम लोग एक और बनाएंगे लीज रेंट को। एनुअल लीज रेंट हम मानेंगे x, तो ईयर जैसे कि 1 से लेकर 5 तक का लीज रेंट तो x है। टैक्स बेनिफिट मेरा 0.3x हो गया, फिर नेट कैश फ्लो 0.7x हो गया, फिर पीवी फैक्टर क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट 8.4% से आ गया 3.28 फॉर 5 ईयर्स। तो पीवी फैक्टर यहाँ पे आ गया, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 2.296x, 2.296x इक्वल टू 2,61,261। तो एक्स का वैल्यू हो गया 93/545, मतलब इतना ही अगर मेरा लीज रेंट रहा तो हमको एक्सेप्ट करना, मतलब अगर इतना लीज रेंट रहा तो आप कुछ भी कर लो, आप इंटरेस्ट मतलब या तो लीज भी ले सकते हो या तो आप बाइंग भी ले सकते हो। अगर इससे कम आया तो आपको लीजिंग लेना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा आया तो आपको फिर तो बाइंग लेना चाहिए। ये मतलब मैक्सिमम लीज रेंट ही है जो कि आप पे करना चाहिए आपको मैक्सिमम लीज रेंट। तो इलस्ट्रेशन 3 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1। इस बार हम लोग लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो समझ लीजिए कि लेसर मतलब लेसर को कितना टैक्स चार्ज करना चाहिए, कितना लीज। तो अब देखिए लीजिंग के लिए एक आया, जो भी आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि आपका लीज रेंट क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं लीज रेंट आपका क्या होगा। लीज रेंट आपका क्या होगा ये पहले देखेंगे। अच्छा ठीक, नहीं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है सबसे पहले देखते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन है आपका, पहले तो एक और चीज़ देख लेते हैं कि डिस्काउंटिंग रेट इसका क्या होगा। डिस्काउंटिंग रेट है यहाँ पे टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% कमाना चाहती है ABC, तो 10% वो कमाना चाहती है ना, तो जो आपका डिस्काउंटिंग रेट होगा वो माइनस टैक्स वाला 230, तो कितना 7% आपका डिस्काउंटिंग रेट। सबसे पहले ये देखिए। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे डेप्रिसिएशन का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होना चाहिए। तो देखिए डेप्रिसिएशन कितना का है, 6 करोड़ का है, और 6 करोड़ का है और कितना साल के लिए है, 4 साल के लिए ना। तो 6/4 कर देंगे, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 6 ईयर बाई 4 ईयर का, तो 1.5 CR हो गया। 1.5 CR का मेरा डेप्रिसिएशन है। अब इसके ऊपर हम लोग देखेंगे टैक्स बेनिफिट क्या होता है। तो टैक्स बेनिफिट इसके ऊपर कितना 30% का, तो 45 लाख का टैक्स बेनिफिट हो गया। तो आपका 45 लाख का टैक्स बेनिफिट हो गया। अब आप 45 लाख का जो टैक्स बेनिफिट कमा रहे हो, 45 लाख ये एक साल में कमाओगे, नेक्स्ट ईयर वापस कमाओगे, थर्ड ईयर वापस कमाओगे, फोर्थ ईयर वापस कमाओगे। पहला साल का पीवी फैक्टर तो 1 हो गया, नेक्स्ट ईयर का फिर एट द रेट 7% से देखना पड़ेगा। ऐसे करके चारों साल का निकाल के क्यूमुलेटिव बन जाएगा, जो होगा टोटल आपका 3.387। तो 45 लाख इंटू 3.387 क्यूमुलेटिव से निकल दिया, तो 45 इंटू 3.387 आपका आया 152,415 मतलब 1,52,41,500 टोटल आपका इतना अमाउंट आया। इतना अब कैसे क्या है देखिए,
ये जैसे आप लोग लीज रेंट कर रहे थे वैसा टाइप का ये है। यहाँ 45 लाख का तो मैं डिप्रिसिएशन हुआ, पहला डिप्रिसिएशन तो पीवी फैक्टर एक ही हुआ, तो 45 लाख का जो डिप्रिसिएशन मतलब टैक्स बेनिफिट ऑन डिप्रिसिएशन हुआ वो तो मुझे 45 लाख के ही वैल्यू का मिला। सेकेंड ईयर जो मिला उसको जो भी आएगा 45 लाख का ही आएगा, इसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू के अंदर करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1/1.07, फिर 1/1.07 पावर 2, ऐसे कर करके नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब देखिए अगर कोई स्पेसिफिक ईयर का आपको जैसे फोर्थ ईयर का पीवी फैक्टर निकालना हो ना, और वो @7% है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस जो भी पीवी फैक्टर है डिवाइड का पावर वो n ईयर, जो भी ईयर में निकालना चाहते हैं, फोर्थ ईयर तो डिवाइड/4 वो पावर 4। तो ऐसे निकाला आता है कि अलग अलग साल का स्पेसिफिक। तो ऐसे ही आपको सब का निकालेंगे, सबका क्यूमुलेटिव कर दिए, 3.385 आया, 45 से इंटू कर दिए, तो इतना टोटल मेरा टैक्स ये आ गया मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट ऑन डिप्रिसिएशन चारों साल का मिला के। तो अब देखिए, अब लीज रेंट को मैं एक्स माना क्योंकि मुझे तो लीज रेंट ही निकालना है कि लीज रेंट कितना चार्ज करना चाहिए, तो लीज रेंट एक्स माना। अब पहला ही, अब लीज रेंट जो एक्स माना ना, यहाँ देखिए रेशियो में है कि 4:3:2:1 रेशियो माना चाहिए। तो लीज रेंट एक्स माना, यह है लीज रेंट ऑफ लास्ट ईयर के लीज रेंट को एक्स माना। तो अब ईयर है यहाँ पे 1 2 3 4, लास्ट ईयर को एक्स माना। अब क्या है, 2x, यहाँ 2x, यहाँ 3x, यहाँ 4x, तो हो गया 4:3:2:1 के रेशियो में लीज रेंट। फिर टैक्स बेनिफिट क्या है 30% का, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा आपको 30% सबसे। तो उसके बाद आएगा आपका नेट कैश फ्लो, तो इसका आएगा जैसे कि 2.8, फिर इसका आएगा 2.8x, फिर इसका आएगा 2.1x, 1.4x और 0.7x, मतलब 1 माइनस टैक्स बेनिफिट्स हो गया है। फिर पीवी फैक्टर करेंगे 107% से, एक सेकंड देख लेता हूँ, 7% से, तो 0.935 आया इसका, फिर 0.873, एक सेकेंड, फिर इसका आया 0.816 और 0.763। फिर इसके बाद एक पीवी फैक्टर ऑफ नेट कैश आउटफ्लो कर देंगे, टोटल आ जाएगा 6.127x। अब देखिए 6.127x जो है ये मेरा टोटल लीज रेंट होगा, 6 करोड़ का इक्वल टू 6 करोड़, मतलब मैं कितना लीज रेंट चार्ज करना चाहता हूँ। तो 6 करोड़ का पैसा लगाया था, अब इसमें 6 करोड़ में माइनस क्या कर देंगे हम लोग, वो डिप्रिसिएशन जो उस समय निकाला ना, 6 करोड़ का तो मैं टोटल लगाया, और 1.52 का तो मैं टैक्स बेनिफिट ऑन डिप्रिसिएशन में ले लिया। तो मेरा टोटल कैश आउटफ्लो तो ये दोनों को माइनस करके आया, टोटल कैश आउटफ्लो इतना आया। टोटल कैश इनफ्लो इक्वल कर देंगे तो मेरा पता चला कि लीज रेंट कितना आना चाहिए। तो इससे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 73,05,124। मतलब अगर मैं एक लेसर हूँ तो मुझे एटलीस्ट मिनिमम इतना तो चार्ज करना ही चाहिए, इतना चार्ज करूँगा तभी मैं नो प्रॉफिट लूँगा, मतलब ब्रेक इवन करूँगा। इससे ज़्यादा चार्ज करूँगा तभी मेरा फ़ायदा है। तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कंप्यूटर एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का क्या था, लोन अमाउंट बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट। तो लोन अमाउंट है 20 CR और क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर डायरेक्ट 15% फॉर 6 ईयर्स। ये आपका जाएगा 4,23,056, मतलब 4,23,05,658। इतना आ गया आपका एनुअल इंस्टॉलमेंट अमाउंट। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उसमें है इफ़ द लीज रेंट इज़ एनुअल, लीज रेंट पता करना है आपको कि लीज रेंट कितना, मतलब क्या होगा, मतलब मिनिमम लीज रेंट आपको कितना चार्ज करना है। तो देखिए जो लीज रेंट होगा ना उसमें क्या रहेगा, ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये भी ऐड रहेगा, प्लस आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 1/4 इन्वेस्ट हुआ है, मतलब 20 करोड़ जो था, यहाँ पे सॉरी यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा। 20 करोड़ में 16 करोड़ तो आपने बैंक से लिया, बाकी 4 करोड़ आपने लिया अपने पॉकेट से लगाया। 16 करोड़ का तो यहाँ निकल गया, 16 और 15% का ये निकल के इतना आ गया। जो 4 करोड़ का है इसका भी आपको कुछ इंटरेस्ट लेना पड़ेगा,
तो इसी का लिया है कि 20% क्या एच लिमिटेड प्री टैक्स यील्ड इज 20%, तो 20% मान रहा है कि वो होगा आपका मतलब पीवी फैक्टर समझ लीजिए। तो इस लीज रेंट में ये इंस्टॉलमेंट अमाउंट रहेगा प्लस कुछ इतना अमाउंट होना चाहिए जिसका पीवी मतलब जो आपका क्या बोलते हैं लीज रेंट क्या होगा, लीज रेंट वही होगा कि आप ये इसका भी ये 16 करोड़ भी दे पाए, अपना 4 करोड़ भी बचा ले। तो मतलब ऐसा लीज रेंट होना चाहिए जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो इसके बेसिस पे चल गया, और ऐसा एक अमाउंट जो आपका 4 करोड़ का भी मतलब हो जाए। ये अमाउंट जो भी आएगा समझ इसको वाई मानते हैं, तो वाई इंटू जो क्या बोलते हैं पीवी फैक्टर एट द रेट 20% होगा, क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये 4 CR के बराबर, ये अगर वाई अमाउंट हुआ तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कि लीज रेंट को एक्स मानेंगे, ठीक है। तो लीज रेंट हो गया एक्स। अब देखिए एक्स माइनस ये तो लीज रेंट एक्स हो गया, अब लीज रेंट इक्वल टू इंस्टॉलमेंट प्लस ये वाई अमाउंट हो गया। तो अगर ये वाई निकालना हो तो क्या करेंगे, लीज रेंट माइनस इंस्टॉलमेंट, समझिए वाई अमाउंट जो है इसको निकालने के लिए एक्स माइनस लीज रेंट माइनस इंस्टॉलमेंट अमाउंट ये रहा 4.23 CR। अब ये जो वाई अमाउंट होगा ये वाई हो गया। अब मैं क्या कह रहा था, वाई क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर में करें 20% तो 4 करोड़ के बराबर आना चाहिए, मतलब ये इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट 20% करेंगे तो ये 4 करोड़ के बराबर आना चाहिए। तो अब यहाँ से निकालेंगे से x माइनस 4.23 CR इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर एट द रेट 20% फॉर 6 ईयर, या 20% ही इसलिए क्योंकि कोई टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू होना चाहिए 4 CR। तो अब इससे वैल्यू निकालेंगे, इससे हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा अराउंड 5.43 CR। तो ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया कि मिनिमम रेंट कितना होना चाहिए, इसमें x ही का वैल्यू निकलना था रेंट का, तो x का वैल्यू निकल गया मतलब रेंट का कितना मिनिमम रेंट होना चाहिए जिससे हम इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे कर पाएंगे और मेरा 4 CR का भी रिकवरी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6। एक बार आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन 6 को। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या कह रहा है, मतलब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट रेट, तो उसको आर मानते हैं इंटरेस्ट रेट को, लेट इंटरेस्ट रेट भी आर। अब यहाँ पे इसको एक ही निकालने का है कि हमको ब्रेक इवन पे निकालना पड़ेगा, मतलब आउटफ्लो इनफ्लो इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा आउटफ्लो कितना हुआ, 20,000 रुपया तो लगा मेरा फेयर वैल्यू ऑफ ट्रैक्टर का, और उसमें 1500 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस लग गया, ठीक है, इतना मेरा टोटल आउटफ्लो हो गया। अब इनफ्लो होना चाहिए इक्वल टू, इनफ्लो जो होगा वो मतलब सॉरी ये तो मेरा ये लग गया क्या बोलते हैं फेयर, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू कितना क्या क्या रहा। अब जो मेरा मतलब जो भी हम पेमेंट करेंगे, जो भी मेरा ये लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इसका इनफ्लो होगा उसका पीवी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही इसके बराबर होना चाहिए। ये तो प्रेजेंट वैल्यू में दिया है पर इनफ्लो का भी प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। तो इनफ्लो क्या है, कह रहा है 5,000 रुपये एनुअली, तो 5,000 इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर और एट द रेट कितना परसेंट का, एट द रेट 8%, रेट तो दिया नहीं है, 4-5 ईयर्स इतना, प्लस फिर देखिए क्या कह रहा है कि लेसर एक्सपेक्ट लास्ट के टाइम पर मतलब जब एंड हो जाएगा तो 1,000 का और भी आपको प्राइस वैल्यू मिलेगा। तो 1,000 का जो वैल्यू मिलेगा वो प्रेजेंट वैल्यू और 5th ईयर देखना पड़ेगा उसका, 5th वैल्यू इंटू करेंगे पीवी फैक्टर और 5th ईयर का, उससे 1,000 का इंटू करेंगे, ये मेरा आ जाएगा एक लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका टोटल इनफ्लो ये बराबर होना चाहिए 21,500 के लिए उसका टोटल आउटफ्लो है। अब इसका फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 5,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर 4 बाई एक्स, ये क्यूमुलेटिव का निकल जाता है, यहाँ पे 5 ईयर था तो यहाँ पे मतलब n-1 ईयर, और प्लस 1,000 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 5, ये इक्वल टू आएगा 21,500 पे। अब ये तो n-4 मतलब 4 हो गया, तो 1 माइनस, अब देखिए 1 प्लस एक्स का पावर 4 बाई एक्स। अब मैंने ये सब कुछ सॉल्व करना, 1 प्लस एक्स का पावर 4 या 1 प्लस एक्स का पावर 5, तो ये सब सॉल्व होगा बाइनोमियल इक्वेशन से। क्या होता है बाइनोमियल इक्वेशन, बाइनोमियल इक्वेशन में समझ लीजिए x प्लस का पावर n हुआ तो हो जाता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n बाई n-1 बाई 2a
और x का पावर 2, ये हो जाता है। अब इस फॉर्मूला पे बैठा के n का वैल्यू है यहाँ पे 4, तो इसी फॉर्मूला पे बैठा के आपको x का वैल्यू निकालना रहेगा, मतलब कितना आएगा जो भी, इसका पूरा फुल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इक्वल टू इतना करके आप x की, थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा बट ऐसे ही बनेगा। ये है बाइनोमियल इक्वेशन का मतलब ऐसे निकलता है, इसको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे भी पुट करना है और फिर इक्वल टू 1500 के वैल्यू में लिखिए x का वैल्यू निकालना है। तो इससे आपका क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग एडिशनल इलस्ट्रेशन पे जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशनल इलस्ट्रेशन नंबर 4 से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट अपना जो एडिशनल इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4। ये बड़ा क्वेश्चन पढ़ दीजिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4 लाख है 6 फ्लैट का, तो 24 लाख हो गया। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 10,000 है 6 फ्लैट का, तो 60,000 हो गया। अब रिपेयर कॉस्ट है 14th और 15th ईयर में, तो 2.6 लाख का है और इंटू पीवी फैक्टर 14th ईयर में @10% से आएगा 0.2633 @10% से 14th ईयर में, और 5th में आएगा 0.2394, इसका आएगा 68458 और 62244। टोटल जो खर्चा हुआ 25,90,700। अब इसमें मैं कुछ लेस करता हूँ, इसमें मैं क्या लेस करूँगा, डेप्रिसिएशन और स्क्रैप को लेस करके मैं नेट कैश आउटफ्लो निकालूंगा। तो मेरा नेट कैश आउटफ्लो कितना होगा। तो सर अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन का क्या कैलकुलेशन होगा, देखिए डेप्रिसिएशन हो जाता है 24.6 लाख, ये दोनों का वैल्यू का बाई 15 ईयर तक है, तो 1,64,000। टैक्स बेनिफिट कितना आएगा 1.64 लाख, 35%, 57,400। और अब क्यूमुलेटिव टोटल टैक्स बेनिफिट थ्रू आउट 15 ईयर्स हो जाएगा आपका इतना, इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर @10% फॉर 15 ईयर्स वो है 7.6, तो आ जाएगा ये 4,36,240। अब देखिए अब स्क्रैप का भी कर लेते हैं। स्क्रैप तो है 8 लाख का बेचा गया। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन इस पे हो रहा है स्ट्रेट लाइन पे, तो क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन पे होगा तो बचेगा नहीं कुछ, मतलब ज़ीरो वैल्यू, तो मतलब फुल ज़ीरो वैल्यू का 8 लाख के ऊपर बेचा गया, तो कुल 8 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। उसमें माइनस कर दिए 35% टैक्स। और लास्ट ईयर में बेचा गया, लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर है 2.39 ना 0.239, तो आएगा 1,24,280। तो नेट पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो होगा ये 25,90,700। उसमें माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन का जो टैक्स बेनिफिट मिला, तो माइनस कर देंगे स्क्रैप का, ये आएगा 19,63,260। अब फिर से वही करेंगे, लेट लीज रेंट इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे है कि 1 से 5 ईयर तक को तो एक्स ही मानेंगे, 6 से 10 ईयर तक में 1.2x मानेंगे, और 11 से 15 को 1.5x मानेंगे। फिर टैक्स बेनिफिट होगा 35%, इसका 0.35, इसका 0.42, इसका 0.52। फिर नेट कैश फ्लो 0.75, 0.78, 0.975x। फिर यहाँ पे पीवी क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर 1 से 5 ईयर तक का 3.789, इसका 2.352, इसका 1.459। फिर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो हो जाएगा यहाँ पे 2.8417, और ये सब 1.8341, ये मिला के टोटल हो जाएगा 6.098835। तो अब x इक्वल टू रिलीज रेंट है इक्वल टू 20, 30, 180। एक सेकेंड, ये शायद यहाँ पे अमाउंट होती है, यहाँ पे आएगा, एक बार मैं कैलकुलेट करता हूँ जी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन किया, यहाँ पे आएगा 2030180, तो रिलीज रेंट 2030180 डिवाइड बाई 6.098835,
ये तो आपको समझ आ गया होगा कि 6.098835 x इक्वल टू हमें चाहिए था इतना, तो x इक्वल टू इतना डिवाइड बाई इतना, तो आया 3,32,880। अब ये तो टोटल 6 फ्लैट्स का मिला के, तो पर फ्लैट का डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो 55,480 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब करेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन एडिशनल इलस्ट्रेशन नंबर, करेंगे हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जो कि एडिशनल इलस्ट्रेशन नंबर 6। और आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ लीजिंग निकालेंगे कि लीजिंग का क्या कॉस्ट होगा। तो अगर देखिए लीज रेंट है, लीज रेंट कितना आएगा, तो देखिए पहले तो पर लीज रेंट कितना होगा वो देख लेते हैं। 433 डिवाइड बाई 1000 इंटू 120 लाख, तो आएगा 52.08 लाख का। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंट कितना आना चाहिए, वो है 52.08 इंटू क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर @ 15% फॉर 3 ईयर्स। अब यहाँ पे 50 नहीं आएगा, 11% होगा फॉर 3 ईयर्स, तो ये अमाउंट आएगा 118.91 लाख। उसके बाद हम लोग ये आ गया मेरा लीज रेंट का। अब हमको यहाँ पे एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट का मुझे कुछ दिया नहीं है, तो मुझे इंस्टॉलमेंट ही निकालना है कि कितना इंस्टॉलमेंट होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक इवन लीज रेंट जो भी लीज़ वाला होगा वो बैंकिंग के कर देंगे। पहले क्या होता था कि बैंक वाला मिलता था, लीज़ नहीं मिलता, इस बार लीज़ वाला मिल गया, बैंक नहीं मिला। तो अब लीज़ वाला तो हो गया, अब बैंक में क्या क्या करते, इंस्टॉलमेंट वाला करते थे, फिर इंटरेस्ट का टैक्स वैल्यू, टैक्स बेनिफिट और डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट। तो सबसे पहले करते हैं डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट। अच्छा ये जो है इतना आया, इसका आप निकाल लेते हैं, इसको एक्चुअली में विदाउट टैक्स वाला मतलब लेस टैक्स यहाँ ऐसे कर सकते हैं। लीज रेंट ये नेट वाला का है, इसमें माइनस कर दिया टैक्स वाला का, जैसे पहले बनाते कि 1 से 5 का लीज रेंट है 52.08, यहाँ टैक्स लिया आपने माइनस किया 35%, जो भी आएगा उसको इंटू कर देना है। फिर ये क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर फॉर 3 ईयर्स @ 11% से, तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कितना आएगा 118.91 माइनस 50.9100, तो अराउंड 68 लाख के अराउंड आएगा। पर आप इसको देख लीजिएगा कैसे क्या आएगा ये। अब हम लोग बैंकिंग की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे क्या क्या रहता है, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन है वैल्यूएशन, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ईयर का है। पहले तो बुक वैल्यू होगा 120, 40% 48 डेप्रिसिएशन, इसमें टैक्स कितना बचा 19.2 35%, फिर पीवी फैक्टर 11% से तो 0.9009, ऐसा आएगा 17.2972। इसे करके वापस का बनाना, इसका 72 हो गया, 28.8, ये 11.5 टैक्स सेविंग @ 35%, फिर ये 0.8116, ये 9.3496, ये आ जाएगा आपका, ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया। फिर आप इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट में ही आप पहले इंस्टॉलमेंट निकालते हैं इंस्टॉलमेंट को। तो इंस्टॉलमेंट जो होगा वो क्या है, ये वाला जो अमाउंट आएगा ना, इसके हिसाब से किया जाएगा कि जो भी अमाउंट आएगा इंस्टॉलमेंट का, ये 68 या फिर 118 जो भी आएगा आपका, डिवाइड बाई पी फैक्टर @ 3 ईयर @ 15% से 15 होगा इस पर यहाँ पे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपका आ जाएगा। फिर वापस आप क्लियर करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग में इस पर 118.91 लिखेंगे। फिर इंटरेस्ट होगा @ 15%, फिर इंस्टॉलमेंट जो कि आपका इस अमाउंट आएगा उतना, और ये फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट, इसको आपको ऐसे निकालना है। इंटरेस्ट का फिर आप माइनस कर दीजिएगा, जब इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट निकाल दीजिएगा। फिर बस जैसे आप करते हैं दोनों में से देखिएगा कौन सा आपको कम आ रहा है, इसका तो निकाल ही गया लीज रेंट का, यहाँ वाला का इंस्टॉलमेंट है माइनस कर दिए सब ईयर का इंस्टॉलमेंट, माइनस टैक्स बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट, माइनस टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बस आपका निकल जाएगा। फिर दोनों में से बेटर कौन सा है, मतलब क्या तो क्या लेना चाहिए आपको, लेना चाहिए लीजिंग या फिर बाइंग। ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 बन गया। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब
हम लोग नेक्स्ट करेंगे एडिशनल इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे IAR निकालने के लिए कह रहा है। IAR होता क्या है? IAR इज़ अ रेट ऑफ इनफ्लो वेयर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर सेम। ये होता है IAR। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे IAR का? तो स्टेप 1 सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे PV फैक्टर। PV फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 2 लाख का है और 50,000 का एनुअल कैश फ्लो तो आया 4। ये आप मतलब लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर का, हाँ 2 लाख और 50,000 तो 4 आया। अब स्टेप 2 थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट निकालना है जिसका क्यूमुलेटिव करे 8 ईयर के लिए, क्योंकि यहाँ 8 ईयर का है, तो वो 4 क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो अब 4 तो आएगा पता नहीं कब, तो इसका 4 के एक सबसे नीचे और एक ऊपर का देखेंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक डिस्काउंट रेट 16% माने 8 साल के लिए इसको क्यूमुलेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 4.34 और 20% माने तो वैल्यू आएगा 3.8। ये देखिए 4 के थोड़ा जस्ट ऊपर और 4 के जस्ट नीचे है। तो अब हम लोग करेंगे PV प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, क्योंकि हम लोग लीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं, लेसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लीज रेंट है वो मेरे लिए इनफ्लो है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट 16% क्यूमुलेटिव फॉर 8 ईयर। तो ये 50,000 इंटू 4.34 की आया 2,17,000। अब PV ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट 20%, तो ये 50,000 फॉर 8 ईयर, 50,000 इंटू 3.83 ये आया 1,19,500। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे, अब जो PV मतलब जो भी आपका IAR होगा वो 16 या 20 के बीच में ही है, तभी उसका 4 वाला वैल्यू आएगा। तो अब कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला है IRR इक्वल टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट प्लस P1 माइनस P0। P1 हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विथ लोअर डिस्काउंटिंग, ये पहले वाला का जो निकाला लोअर डिस्काउंटिंग। P0 हो गया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाई P1 माइनस P2। P2 हो गया हाइयर डिस्काउंटिंग रेट के साथ जो कैश इनफ्लो आया, इनटू हाइयर डिस्काउंटिंग रेट माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट। ये कैसा आएगा? यहाँ पर लोअर डिस्काउंटिंग रेट है 16, P1 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो लोअर के साथ वो आया 2,17,000 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख भाई यहाँ पे वापस 2,17,000 P1 और P2 है मेरा 1,19,500 और यहाँ पे हायर माइनस लोअर डिस्काउंटिंग रेट तो 20 माइनस 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो IRR मेरा आ जाएगा, आंसर कितना आएगा वो? IRR आ रहा है अप्रोक्स 18.667%, मतलब इतना परसेंट का। तो अगर इतना परसेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर हुआ फॉर 8 ईयर्स तो उसका जो क्यूमुलेटिव वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, जो कि मेरा PV फैक्टर निकला था। PV फैक्टर का फॉर्मूला ऐसा है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाई एनुअल कैश इनफ्लो, तो एनुअल कैश फ्लो। तो ये पहला वाला बन गया IRR का कैलकुलेशन। अब सेकेंड में जाएंगे। सेकेंड काफ़ी ईजी है। सेकेंड पूछ रहा है कि आपका लीज पेमेंट कितना होगा। तो लीज पेमेंट का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट बाई क्यूमुलेटिव PV फैक्टर एट द रेट, यहाँ 20 दिया तो 20% फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स, तो n यहाँ पे 8 ईयर्स है, तो ये 2 लाख डिवाइड बाई 8 ईयर्स 20% या 3.8372 हो गया, तो आ जाएगा 52,121 रुपीज़ लीज। ये वाला बन गया। अब थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड तो वापस से वैसे कर सकते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो को मैच करना है। तो मेरा 2 लाख तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था जो मेरा मेन खर्चा था, उसमें माइनस कर देंगे टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके, जैसे आप पहले किया टैक्स बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर कुछ स्क्रैप में अगर है तो उसको भी माइनस करेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ स्क्रैप में है, उसको भी माइनस करेंगे, मतलब ये PV फैक्टर पूरा, और इक्वल टू लीज रेंट। फिर इज इक्वल टू जो भी लीज रेंट का कैलकुलेशन बना के जो भी आएगा 6 पॉइंट या जो भी पॉइंट आएगा इंटू एक्स, जिससे पहले करते थे, और फिर एक्स का वैल्यू लीज रेंट निकल जाएगा। तो ये भी हो गया।
सी। अब डी करेंगे तो डी भी वही है, बस उसमें कह रहा है कि रीसेल वैल्यू 40,000, तो अब डिप्रिसिएशन इसका 2 लाख माइनस 40K/8 20,000 होगा डिप्रिसिएशन। तो अब इसको भी पी मतलब हर साल का देख लीजिए, फिर इनटू नेगेटिव पी फैक्टर से कर दीजिए तो टैक्स बेनिफिट आ जाएगा इसका भी, मतलब इनका टैक्स बेनिफिट निकाल के जो टैक्स परसेंटेज 35% है यहाँ पे, तो जो भी आएगा फिर उसका क्यों जैसे यहाँ पे करते थे कि 2 लाख मेरा इनिशियल आउटफ्लो और इनफ्लो को मैच करना, तो यहाँ 2 लाख तो मेरा खर्चा रख गया, उसमें माइनस कर दिया टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट ऑन डिप्रिसिएशन, फिर जो स्क्रैप में बेचे उसको भी माइनस कर देंगे, उसका भी टैक्स बेनिफिट मतलब उसका भी जो भी प्रॉफिट आया उसको माइनस कर देंगे, तो मेरा टोटल कैश आउटफ्लो हो गया इक्वल टू एक्स है लीज रेंट है, इक्वल टू एक्स नहीं इक्वल टू लीज रेंट का पूरा एक टेबल बनाएंगे जैसे बनाते थे, और जो भी वैल्यू इंटू एक्स आएगा, फिर एक्स इक्वल टू मतलब जब पहले जहाँ पे ऐसे कर रहे थे हाँ ये सब क्वेश्चन में जैसे पहले कर रहे थे कि एक निकाल के पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करके, जैसे इस क्वेश्चन में किया वैसे कि यहाँ पे कॉस्ट निकाले, डेप्रिसिएशन ये सबसे माइनस किए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आ गया, फिर यहाँ लीज रेंट एल्यूशन की और लीज रेंट इक्वल निकाल दी। ऐसे करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 नॉर्मली है, बट इलस्ट्रेशन 8 में बस एक पॉइंट नंबर ई ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है जैसे नॉर्मल में आता है वैसे ये ई में है। कंप्यूटर बेस सॉल्व हुआ है 1700 एट द एंड ऑफ 50 ईयर। अब क्योंकि ये वाला मैं एज्यूम कर दिया है कि स्क्रैप मतलब 1700 में पूरा ही सॉल्व हुआ, जबकि स्क्रैप वैल्यू 0 था, यहाँ पे एज्यूम हुआ है। जब इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना तो 50,000 डिवाइड बाई 5 ही कर देंगे पूरा, मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, इसमें माइनस 1700 में करके। और इसका स्क्रैप का भी जो कैलकुलेशन होगा वो ऐसे होगा कि बुक वैल्यू समझ लीजिए 0 है, सेल वैल्यू आया 1700, प्रॉफिट मेरा 1700 का है, माइनस कमीशन करेंगे 9%, तो 153, अमाउंट मेरा रिसीव हुआ 1547, इसमें माइनस टैक्स कर दिए 619, तो 928 का मेरा नेट कैश फ्लो हुआ। अब इसको लेस कर देंगे जब 50 ईयर में, तो फिर वही क्यूमुलेटिव वाला जैसे नॉर्मल बनाते थे, यहाँ पे देखिए मतलब 928 को लेस कर दिए और फिर पी निकल गया, प्रेजेंट ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गया, प्रेजेंट वैल्यू नेट कैश फ्लो हो गया। फिर पी फैक्टर 9% है यहाँ पे, तो 9% से कर दी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है बस। ये तो अब एक लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, नॉर्मली है, बस इसमें क्या है देखना मेरे को कि पहले तो लीज रेंट वाला लीज रेंट एक्स मान लेंगे, फिर वही 0 1 से लेकर 5 तक, 6 से लेकर 9 तक और 10। ऐसा क्यों किया? क्योंकि टैक्स रेट कम है, यहाँ पे टैक्स 0.4x हो जाएगा, यहाँ पे 0.3x, यहाँ 0.3x, और यहाँ पे 0 ईयर में कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कह रहा है कि लीज रेंट जो है वो ईयर का बिगनिंग में दिए। तो जैसे मैंने पहले बताया था ईयर का बिगनिंग में अगर देने पे कैसा क्या होता है, टैक्स अभी नहीं आएगा, लास्ट वाला में टैक्स आ जाएगा, जो टैक्स में लीज रेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स, यहाँ लीज रेंट एक्स, यहाँ एक्स, यहाँ 0। तो ऐसे निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ @10% से करेंगे तो 4.5364 आएगा। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन करेंगे 1 से लेकर 5 ईयर तक, 1 लाख रुपीज़ पर टैक्स है 40,000, और यहाँ पे 1 लाख 6 से लेकर 10 तक और टैक्स है 30,000 का टैक्स बेनिफिट। फिर वही पीवी वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट निकालेंगे बस, और ये और कुछ नहीं है यहाँ पे। फिर उसके वो जो भी आउटफ्लो आया आपका इनफ्लो आया उसमें माइनस कर देंगे आप लोग, ये जो 1% कुछ दे रहे थे, और बस इनफ्लो इक्वल टू आउटफ्लो करके मैच करवा देंगे। इसी के साथ हम लोग का लीजिंग एग्रीमेंट खत्म।